हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप अपनी जब दिनचर्या करते हैं तो आप कई प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि दिन में हमें ये वस्तुएं दिखती हैं लेकिन रात में हमें ये वस्तुएं नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है कि दिन के समय में सनलाइट रहती है और या मान लो किसी कमरे में आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर मान लो बत्ती जल रही है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें क्या हो रही, विजुअल हो रही हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो अंधेरा हो जाता है तो हमें वहाँ पर चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या होता है, जब दिन के समय होता है तो सनलाइट प्रोड्यूस होती है, या मान लो किसी कमरे में है तो बत्ती जल रही है। तो क्या होता है, जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट्स के टकरा कर जब हमारे आँखों द्वारा रिसीव की जाती है, यानी कि लाइट आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट के टकराई, फिर वो हमारे आँखों द्वारा क्या होगी, रिसीव कर ली गई। बस उसी की वजह से हमें चीज़ें क्या होने लगती है, विजिबल होने लगती हैं, हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। बस इसी के पीछे यही साइंस है। तो अब एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ, आप जो बहुत सारी घटनाएँ सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ फिनोमेना आप सुनते हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, या फिर डिफ्रैक्शन, या फिर इंटरफेरेंस, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इन सब घटनाओं से हमें क्या पता चलता है? इन सब घटनाओं से हमें बस एक ही बात पता चलती है, वो क्या है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, अब आप बोर्ड में डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिफ्लेक्शन के तरीके समझाने वाला हूँ, किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होती है, जैसे मान लो कि ये एक कोई स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मान लो कि जैसे कि मान लो मिरर है, ठीक है। ये अपन एक स्मूथ सरफेस जैसा कि मान लो ये मिरर है। तो मिरर में क्या हुआ कि एक हमने सोर्स ऑफ लाइट रखा, उससे क्या हुई, लाइट इस मिरर पर आकर इंसिडेंट हुई। तो इसका हमने नाम रख दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या रख दिया हमने इसका नाम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हुई कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट है, जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। यानी कि अगर मीडियम एयर रहा होगा तो लाइट भी कहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर एयर में ही चली गई। तो इस जब लाइट आई है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंसिडेंट लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? इंसिडेंट लाइट। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर गई है कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो जो एंगल बनेगा इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आई से हो गया, ये आर से हो गया। यह है इंसिडेंट एंगल, यह है रिफ्लेक्टेड एंगल। और अब इस पूरे डायग्राम से देखकर हमें दो लॉज पता चलते हैं। किसके? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज पता चलते हैं। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ यह कहता है कि जो एंगल आई है, जो एंगल आर है, वो दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। और दूसरा लॉ क्या पता चलता है? दूसरा लॉ ये पता चलता है कि इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन, यानी कि सभी एक सेम प्लेन में, यानी कि जो मिरर रखा है, क्या रखा है? एक प्लेन में रखा है। इसी प्लेन में इंसिडेंट लाइट है, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड लाइट है, और इसी प्लेन में क्या है? नॉर्मल है। वो सभी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या कर रहे हैं? केंद्रित हो रहे हैं। तो बस सेकंड लॉ क्या है? यही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सेकंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन। तो कुछ बेसिक्स जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसी रिफ्लेक्शन से संबंधित है। तो जैसे कि आपने मिरर पढ़ा, तो मिरर क्या है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि व्हाट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कि लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा है। तो मिरर से भी अच्छा रिफ्लेक्टर एक है, जिसका नाम है सिल्वर मेटल। क्या नाम है उसका? जिसका नाम है सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल जो है मिरर से भी अच्छा क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और एक दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है। हमने क्या किया कि नॉर्मल से डाल दी ऐसे, तो ये नॉर्मल से गई,
तो क्या करेगी, जब पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी ना, तो उसी पाथ से वापस चली जाएगी जिस पाथ से हमने लाइट डाली थी। इसका यहाँ से मतलब क्या समझे, यहाँ पर मतलब ये समझे कि जो एंगल आई है और वो एंगल आर के बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर होगा, बराबर तो होगा लेकिन किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि ना तो एंगल आई बना है ना तो एंगल आर बना है, एंगल आई भी 0 है और एंगल आर भी 0 है। और एक तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, यानी कि समझ सकते हो आप, ठीक है। तो एक ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर याद रखना, वैक्यूम। वैक्यूम बोले तो निर्वात, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात कहते हैं। निर्वात बोले तो जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, जैसे कि आप जहाँ पर बैठे हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कई सारे, ठीक है, कई सारे गैसेज हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। लेकिन जो वैक्यूम होता है वहाँ पर कोई गैसेज नहीं प्रेजेंट होती, वहाँ पर एटमॉस्फेयर का होता ही नहीं है। तो वहाँ पर लाइट की स्पीड का तो सबसे ज़्यादा होती है। अब पूछा जाता है कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको डाटा याद रखना होगा कि ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऑप्शन रख सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के कितने प्रकार होते हैं। तो उनके टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मिरर क्या होता है। देखो मिरर क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई है, तो इसकी एक साइड क्या होगी, पॉलिश होगी। एक साइड कैसी होती है, पॉलिश होती है, और दूसरी साइड क्या होती है, स्मूथ होती है। क्या होती है, स्मूथ होती है। बस इसी स्मूथ साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये होता है अपना मिरर, यानी कि एक ऐसा स्मूथ सरफेस जिसकी एक साइड पॉलिश हो और दूसरी साइड स्मूथ हो, और इसी स्मूथ साइड को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब मिरर 2 प्रकार के होते हैं। आपने एक तो आप सभी के घर में भी मिरर रखा होगा जिसको हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। तो मिरर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके 1-2 यूजेस भी पूछता है एग्जाम में। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है क्या है कि जैसे आप मान लो प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, यानी कि जो आप घर में जो शीशा होता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, प्लेन मिरर है। जब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप एक कॉपी लेकर आइए, उस मिरर के सामने रखिए, तो जो यहाँ पर चीज़ें लिखी होंगी उसका लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और जो बाहर राइट होगा अगर आप, जब इमेज कैसी बनती है, लेफ्ट बनती है। यानी अगर तुम समझ सकते हैं लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और जो राइट का हो जाता है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि मान लो कि अगर आपको अपनी पूरी इमेज प्लेन मिरर में देखनी है, तो क्या होना चाहिए कि जो मिरर की हाइट होनी चाहिए, आपकी हाइट के कम से कम आधी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपको अपनी पूरी इमेज मिरर में देखनी है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे मान लो आपकी हाइट मान के चलो कि 1 मीटर है, तो कम से कम मिरर की हाइट जो होनी चाहिए 0.5 मीटर होनी चाहिए, तभी आप अपनी पूरी हाइट क्या आ सकती है, उस मिरर में आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि आप बाहर मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो मिरर में आपकी स्पीड दुगनी दिखाई देगी। यानी कि अगर आप 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो मिरर में ऐसा लगेगा कि वो 20 मीटर प्रति सेकंड से कोई व्यक्ति दौड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं, आपकी इमेज ही क्या होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ेगी, जो कि हमें प्लेन मिरर में दिखाई देगी। तो ये समझ लो, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर जो प्लेन मिरर की हाइट होनी चाहिए, प्लेन मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो आधी होनी चाहिए किसके, ऑब्जेक्ट की हाइट के, किसके, ऑब्जेक्ट की हाइट से, ऑब्जेक्ट की हाइट से। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे आप फुल इमेज अपनी देख सकते हो मिरर पर, इससे आप अपनी मिरर पर फुल इमेज क्या देख सकते हो। और तीसरा मैंने क्या बताया अभी आपको, तीसरा मैंने ये बताया है कि अगर आप u स्पीड से जा रहे हैं मान लो, तो आपको मिरर में कितनी स्पीड दिखाई देगी, 2u स्पीड दिखाई देगी, यानी कि आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की यूज पूछता है कि कहाँ कहाँ पर प्लेन मिरर का हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखना प्लेन मिरर का यूज कहाँ पर होता है, तो लिख लेना यूजेज इसके। एक का यूज होता है कैलाइडोस्कोप में, कैलाइडोस्कोप, और दूसरा इसका यूज होता है पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप, ठीक है। एक इसका यूज होता है कैलाइडोस्कोप में, एक इसका यूज होता है पेरिस्कोप में। तो ये जो स्कोप हैं ये आप कहाँ पर पढ़ेंगे, कक्षा 11 में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो
अब अपना प्लेन मिरर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात कर लेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि इन मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है या तो अंदर की तरफ कर्व होती है या फिर बाहर की तरफ कर्व होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, ये कर्व किधर का? अंदर का है। और एक कर्व जैसे मान लो हमने दूसरा ले लिया, एक कर्व हमने ले लिया बाहर का, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि रिफ्लेक्टिंग साइड एक अंदर की तरफ होगी तो बाहर कैसी होगी? पॉलिश होगी। ये हमने बाहर पॉलिश कर दिया है। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ होगी? अंदर की होगी। और जैसे मान लो कि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हमने बाहर कर दी तो इसकी जो पॉलिश साइड होगी किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होती है या फिर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होती है उन्हें हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, दोज मिरर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो अब जिनकी देखो क्या होता है कि जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होती है उन्हें हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कनकेव मिरर। और जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होती है उनको हम लोग कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, कन्वेक्स मिरर। अब इनके अलग अलग एक एक और नाम है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं या कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है जब इससे कोई लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है तो ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती हैं उनको ये कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं या फिर डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है जब इससे टकराएगी, यानी कि जब इससे रिफ्लेक्ट होगी तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो हर जगह फैल जाएगी, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाला हूं जो कि आपको जानना है। ठीक है, तो दोस्तों डायग्राम रहा आपके सामने। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोल के बारे में। तो पोल के बारे में तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पोल क्या हो सकता है? पोल क्या है? एक प्रकार का सेंटर है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। अब पोल के बाद सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो कि जो स्फेयर होता है, स्फेयर से ये स्फेरिकल मिरर बना है। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, मान लो एक इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर हमने ले लिया है, तो इसका जो सेंटर होगा ना, इसका जो सेंटर होगा इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को जोड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ गए, आप पोल भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोकस के बारे में। ठीक है, तो फोकस क्या है? तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स रखा, वहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो जो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा उसकी लाइट आ रही है, तो क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जो लाइट आ रही है वो क्या होगी कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी ना उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग?
फोकस कहते हैं। इस पॉइंट से पास हुई, बस यही हमारा क्या है, फोकस है। तो और इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज नोन एज फोकस, ठीक है। तो आप समझ गए फोकस क्या होता है। अब फोकस अगर समझ गए तो फोकल लेंथ आसानी से समझ जाएंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ को हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं और जो फोकस होता है उसको हम लोग बड़े एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, फोकस। और जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ है ये क्या होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। आपको समझ में आ चुका होगा। और एक पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कुछ नहीं, जो स्पेरिकल हमारा जो ये स्पेरिकल जो मिरर है, जो एक इमेजिनरी स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस होगी ना उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे मान लो हमने पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। अब पोल से इसकी जो बीच की दूरी होगी ये हो गया रेडियस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक टर्म और है यहाँ पर आपको समझना है जिसका नाम है अपर्चर, कि ये अपर्चर क्या होता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। क्या होता है कि जो डायामीटर होता है ना, डायामीटर, जैसे मान लो कि इसका कोई डायामीटर होगा, जैसे मान लो ये यहाँ से हमने 20 ऐसा काटा, ये जो है इसके बाहर मैंने कर दी पॉलिश और ये अपना बन गया ये वाला मिरर, ठीक है। इतना हिस्सा भूल जाओ, ये डायामीटर था तुम्हारा। तो यही जो डायामीटर होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो ये जो डायामीटर आया है ना, इसको मान लो M1, इसको मान लो M2, तो M1 M2 को ही हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। अगर मान लो कि अब एक यहाँ पर क्या होता है कि एक ये पूछा जाता है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ये कभी कभी R/2 के बराबर भी हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, R/2 के बराबर भी हो जाती है। कब, जब अपना अपर्चर जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है ना, तब जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो यहाँ पर जितने भी तुम्हारे जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अब हम इसके अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।